नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़ एनालिसिस में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज, तो इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल में जाकर, और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम उनके ऊपर फोकस करके चलेंगे। तो जितने भी यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे सारे के सारे एक एक लाइन जो है वहाँ पर इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज़ में है वो है नेशनल आयुष मिशन। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम रख लेते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल आयुष मिशन, जो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 12वां प्लान था। ओके, सो अलग अलग इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं। ओके, 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो तभी 12th प्लान जब चल रहा था जब ही इसको लॉन्च किया गया। तो अभी यहाँ पर एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बोल दूँ कि आपने कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। जब से मोदी सरकार आई है 2014 में, तब से जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, अभी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर नहीं है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो जो 12th प्लान लॉन्च किया गया था उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था आयुष मिशन। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदा का मेडिकल सिस्टम है ना, तो उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था, और मोदी सरकार ने इसको और प्रमोट किया, इसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री में ही कन्वर्ट कर दिया इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए। तो यहाँ पर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है आयुष का वो यही है कि जो आयुर्वेदा के जो मेडिकल सिस्टम है, योगा के जो मेडिकल सिस्टम है, उनको जो है प्रमोट करना थ्रू ए कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज प्रोवाइड करके, स्ट्रेंथनिंग करना जो ऐसे एजुकेशनल सिस्टम है जो आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं उनको फैसिलिटेट करना, इन्फोर्समेंट करना, क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको इम्प्रूव करना आयुर्वेदा में, सिद्धा में और यूनानी होम्योपैथी में। ओके, तो जो ये ड्रग्स होते हैं, ओके, तो जो होम्योपैथी ड्रग्स होते हैं, जो आयुर्वेदा के ड्रग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनका जो रॉ मटेरियल है ओके उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको जो है प्रोवाइड करना सस्ते दामों पर और अच्छी क्वालिटी में, और सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी जो है प्रोवाइड करनी। और साथ ही साथ जो है आगे बात की गई है कि यहाँ पर इसका जो मेन मोटिव है वो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, इम्प्लीमेंटेशन। जो सरकारें अपना प्रोग्राम बनाती हैं, कोई भी स्कीम लेकर आती है तो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उस प्रोग्राम की हो जाए। ओके, अच्छे से लोग जो है, अच्छे से जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, यूटी से इसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसमें यहाँ पर जो नेशनल आयुष मिशन है ये यहाँ पर फैसिलिटेट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज को भी। और आगे यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि जो एक तरह का नेशनल मिशन इसको बनाया गया है। ओके, तो इसको साथ ही साथ स्टेट लेवल पर भी एज ए मिशन लेकर चला जा रहा है। ओके, सो नैम से आने वाले समय में यही आशा लगाई जा रही है कि इम्प्रूव होगा सिग्निफिकेंटली जो डिपार्टमेंट जो चाहता है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ओके, जहाँ तक अपनी प्लानिंग, ओके, सुपरविजन अपनी बनाई रख रहा है, ओके, मॉनिटरिंग कर रहा है अलग अलग स्कीम्स की, तो यहाँ पर भी जो है फोकस देके डिपार्टमेंट चल रहा है। और यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है जो हमारा आयुर्वेदा का पुराना सिस्टम है, ओके, जो हमारे हिंदुस्तान का जो रूट्स हैं, ग्रास रूट्स हैं, ओके, उनको आगे प्रमोट करना, वो आज के मॉडर्न जमाने में कहीं वो पीछे ना रह जाए, क्योंकि वहाँ पर भी क्वालिटी थी, अभी भी क्वालिटी है बहुत सारे एरियाज में। जो यहाँ पर जो ये यहाँ तक जो ट्रीटमेंट होता है ना आयुष के तहत या आयुर्वेदा के तहत, यहाँ पर कोशिश होती है जो ड्रग्स होते हैं वो कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी आप दवाई लेते हो, ओके, तो यहाँ पर यही कोशिश होती है कि जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया जाए अलग अलग थेरेपीज़ के साथ। और जो थेरेपीज़ भी यहाँ पर होती हैं वो नेचर के साथ ही संबंधित होती हैं। यहाँ पर किसी तरह की रेडिएशंस वगैरह, किसी तरह की जो प्रैक्टिकल आर्टिफिशियली हम चीज़ बनाते हैं उसको यहाँ पर नहीं यूज़ किया जाता। तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज है आयुष का, तो अच्छी बात है, इसको प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो ये था नेशनल आयुष मिशन। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन से ईयर को ये नेशनल आयुष मिशन जो था ये लागू किया गया था। ओके, तो ये आप मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो आगे जो न्यूज़ है वो है सिक्किम की जो सरकार है, ओके, उसमें जो और इफ्को का जो ऑर्गेनिक विंग है वहाँ पर जॉइंट वेंचर हुआ है दोनों के बीच में। तो और जो कंस्ट्रक्शन है इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की, वो उसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जो रैंकपो है, ओके, ये जगह है सिक्किम में वहाँ पर। तो यहाँ पर जो सिक्किम गवर्नमेंट का जो यहाँ पर इफ्को का जो काउंटर बॉडी है उसका नाम है सिफको। ओके, सिफको मींस सिक्किम इफ्को ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ओके,
सो यहाँ पर ये सब कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो बेशक यहाँ फूड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, ओके, लेकिन यहाँ फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है उसके तहत ये चीज़ नहीं हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की ओर से ये सब काम चल रहा है। आगे हम बात करें इफ्को का, जो ऑर्गेनिक जॉइंट वेंचर हुआ है सिफको के साथ। सिफको का मतलब ही है सिक्किम के साथ, सिक्किम की जो इफ्को है उसके बारे में। तो कंस्ट्रक्शन जो है रैंगपो में शुरू कर दी है। ओके, इसका यह जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कंप्लीशन है वो है अक्टूबर 2021 तक। ओके, एक साल के अंदर अंदर इसको कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जो है प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ओके, इनकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 50 करोड़ के आसपास। ओके, साथ ही साथ जो सिफको है, ओके, वो जल्दी ही जो है ट्रेडिंग शुरू कर देगा जो फ्रेश जिंजर है। ओके, इसकी जो अलग अलग एजेंसीज हैं जर्मनी में, इटली में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में इसके थ्रू। ओके, सो जो एंटायर रेंज होगा सिफको के प्रोडक्ट्स का, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होंगे और नॉन टॉक्सिक होंगे नेचर में। ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बोल दूँ, जो सिक्किम है उसको रिकॉग्निशन मिली है कि वो इंडिया का 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, जहाँ पर किसी तरह का कोई भी केमिकल या फर्टिलाइजर जो है एडिशनल यूज नहीं किया जाता है। ओके, जो भी यहाँ पर उगाया जाता है, चाहे फल है चाहे सब्जी है, कोई भी चीज़, वो जो है 100% ऑर्गेनिक होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो इससे आने वाले समय में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिलेगी, ग्रीन हिमालयन इकोनॉमी भी बनेगी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए जो है जर्मनी, इटली और यूरोपियन कंट्रीज का जो सिफको का टाई अप है, ओके, और जो जिंजर है उसकी सप्लाई ये शुरू कर देंगे, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनिक आपको प्रोवाइड करेगा तो कोई भी मना नहीं करेगा, बेशक उसकी प्राइसेस थोड़े ज़्यादा ही क्यों ना हो। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो भी चीज़ ऑर्गेनिक होती है ना, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम निकलती है। अगर यील्ड कम निकलता है तो फिर किसान ये सोचता है कि यील्ड कम निकला है तो मुझे मुनाफा कम होगा। सो मुनाफा कम होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर को यूज़ किया जाता है, केमिकल्स को यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चर में, किसी भी अगर फसल की आप बात बोलो। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अगर कोई भी केमिकल या फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ हम लेते हैं, अभी आज के डेट ऑर्गेनिक का भी एक ना ट्रेंड शुरू हो गया है कि ऑर्गेनिक चीज़ की जो से प्रमोशन हो रही है, ऑनलाइन लोगों ने यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर जो प्लांट्स हैं वहाँ पर जो है ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी है और ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, लोग खरीद रहे हैं उन चीज़ों को। हालांकि थोड़ा सा प्राइस वेरिएशन ज़्यादा होता है, लेकिन सेहत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सेहत से ऊपर कुछ नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। तो सेहत को, बॉडी को जो चीज़ भी चाहिए, हमें हेल्दी डाइट जो है इसको प्रोवाइड करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक डाइट जहाँ खुद ही जो है बो सकते हैं, उसकी कटाई या बिजाई कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिकली ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया को हेल्दी अगर बनाना है तो ऑर्गेनिकली जो पुराना सिस्टम था ना वो सबसे बेहतर था। ओके, हालांकि उसके ड्रॉबैक यही थे कि पॉपुलेशन को, जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई थी उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्शन नहीं थी और देश में अकाल जैसी सिचुएशन बन गई थी। तो तभी हमें जो था ये फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंडिया में, और 1966 में आसपास जो था ये पूरे दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तब जो स्टार्टिंग में रेवोल्यूशन आया था तब तो बहुत बढ़िया था। अभी ये जो है ना बहुत कह सकते हैं कि बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। सो आगे बात कर लेते हैं इफ्को की। ये जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ओके, ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि होली ऑन्ड है इंडियन कोऑपरेटिव्स के द्वारा। ओके, इसको 1961 में फाउंड किया गया था। ओके, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 57 कोऑपरेटिव्स इन्होंने मिलके जो था इसको बनाया था। अभी जो है 36,000 के ऊपर जो है इंडियन कोऑपरेटिव्स जो हैं इसमें जो है काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से काम किया जा रहा है फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस टू रूरल टेलीकॉम, अपार्ट फ्रॉम आवर कोर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग फर्टिलाइजर। तो मेन इनका बिजनेस यही है कि मैन्युफैक्चरिंग करना और फर्टिलाइजर को उसकी सेल करना, लेकिन साथ ही साथ दूसरे सेक्टर्स में भी जो है ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये है इफ्को। ओके, थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। इंडियन कोऑपरेटिव्स इसको चलाते हैं, ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो आगे बात करते हैं, ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की ओर से। तो यहाँ पर 5th जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है
इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ओके सॉरी, मीटिंग होगी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 5 नवंबर को, ओके। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दे यहाँ पर होंगे वो यही है कि दोनों मुल्कों में जो बिजनेसेस हैं कोल के रिगार्डिंग, उसमें जो खामियां आ रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज में कोई ना कोई जो यहाँ पर ड्रॉबैक आ रहा है, ठीक है, अगर वो किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से आ रहा है तो उसको डिस्कस किया जाए, ताकि कि आने वाले समय में दोनों मुल्कों में जो बिजनेस हो और भी इसके अलावा जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज हो कोल सेक्टर में, उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो जाके प्रमोट किया जा सके, ताकि कि आने वाले समय में दोनों मुल्कों में कोल का जो बिजनेस है अच्छे से आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो मीटिंग होगी, एक दिन की मीटिंग होगी, इंडियन कोल पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है इसके ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी। अभी जो रिसेंट अपडेट्स हुई हैं वो ही है कोकिंग कोल एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल कोल माइनिंग इन इंडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सीसीटी इन इंडिया, पोटेंशियल ऑफ इंडोनेशिया इंडिया बिजनेस कॉपरेशन ऑन कोल पोस्ट कोविड-19। ओके, तो ये सभी बातों के ऊपर यहाँ पर अभी रिसेंटली अपडेट हुई है और साथ ही साथ डिस्कशन की जाएगी कैसे इसको और इम्प्रूव करें। 5 नवंबर को ये मीटिंग होगी, तो इंपॉर्टेंट है। 5th ये जॉइंट वर्किंग जो है ग्रुप की मीटिंग है कोल के मायने में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के सबसे करीब है, उस आइलैंड का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से। यहाँ पर पर्टिकुलरली बात की गई है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है, ओके, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है कि एक मेजर ड्राइवर है। अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी को आगे जो है डेवलपमेंट मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि ये एक तरह का नॉन डेट फाइनेंस है। सो नॉन डेट फाइनेंस मतलब यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज हैं कहीं से कोई लोन उठाकर जो है कर्जा उठाकर जो है फाइनेंस करके पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, ये बाहर से पैसा आ रहा है। ओके, तो इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई डेट का जो है कोई भार नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है। अगर जितनी ज़्यादा किसी देश में एफडीआई आती है तो वो उस देश के लिए उतना फ़ायदेमंद है। लेकिन इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ओके, जब भी एफडीआई की बात की जाती है, ओके, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो जाती है कि अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट आ गई तो इंडिया के जो बिजनेस है वो जो है ख़राब हो जाएंगे। जो स्मॉल जो स्केल पे जो काम करते हैं लोग, ओके, जो लोकल शॉप्स हैं, इसके अलावा जहाँ जिस सेक्टर में भी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उस सेक्टर को इंडिया में जो है वो बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। सारा पैसा जो भी बिजनेस यहाँ पर जनरेट होगा वो बाहर चला जाएगा। ओके, सो देखो, कोई भी अगर एफडीआई बाहर से इन्वेस्ट करता है, ओके, सपोज करो चाइनीज इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, ओके, तो वो यही सोच के करता है कि मुझे वहाँ से रिटर्न क्या मिलेगा, क्या वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि अगर मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ मुझे वहाँ पर फ़ायदा हो, या फिर ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि कभी भी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बाहर निकाल दिया जाए, उसको बोला जाएगा अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, पैसे लो, दौड़ जाओ। ओके, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन जब भी होगी तो कभी भी एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फिलहाल जो सिचुएशंस इंडिया में चलती हैं वो वैसी ही हैं। ओके, अगर सरकार एफडीआई लेकर आती है तो ऑपोजिशन जो है वो यहाँ पर विरोध करना शुरू कर देती है। अगर मैं यूपीए सरकार की बात करूँ तो एफडीआई तब भी सरकार जो है लेकर आई है, तब भी ऑपोजिशन जो थी वो इसके खिलाफ बात करती थी। ओके, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे जो है समझ आया सबको कि एफडीआई कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर एक फ्रेंडली जो है पॉलिसी बनाकर जो है चली जाएगी कि जो कि इन्वेस्टर जो है ना उसको ऐसा ना महसूस हो कि वहाँ पर उसकी कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। ओके, और एफडीआई जो पॉलिसी है उसको उसके अंदर जो भी किसी भी तरह की जो खामियां आती हैं ना जिसकी वजह से इन्वेस्टर दूर भागता है उसको दूर किया जाएगा, उसको उन खामियों को ढूंढा जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इन्वेस्टमेंट की जो इनफ्लो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आए, क्योंकि अभी बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की डिमांड्स को बूस्ट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात बोली गई है कि जो भी इस डायरेक्शन में स्टेप्स लिए गए हैं पिछले 6 सालों की अगर बात करें, ओके, so have borne fruit as in evident from the ever increasing volumes of FDI inflows being received into the country। तो एक तरह का जो है फायदा यहाँ पर मिला है। ओके, धीरे धीरे जो है एफडीआई के वॉल्यूम्स बढ़े हैं, इनफ्लोस बढ़े हैं कंट्री में। ओके,
तो अगर लगातार इसी पाथ के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि लिबरलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो है ये लेकर आनी है एफडीआई पॉलिसी में। ओके, और गवर्नमेंट जो है उसको एफडीआई रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आने चाहिए अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में। ओके, तो गवर्नमेंट लेकर भी आ रही है, इसके ऊपर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने मीथड्स जो चेक किए हैं एफडीआई की पॉलिसी के जो रिफॉर्म्स हैं, ओके, वहां पर जो छोटी छोटी जो बातें ध्यान में रखी जाएंगी, सबसे पहले तो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। ओके, फैसिलिटेट करना है, ओके, कहाँ पर आपने इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका प्रॉपर क्राइटेरिया आप इन्वेस्टर को उसके सामने पेश करना चाहिए। ओके, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जैसे भी आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो भी लाइसेंस वगैरह है, जो भी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, वो मिनिमम से मिनिमम रखना है उनको, जो कि जो है कोई भी इन्वेस्टर जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए सिर्फ ऑफिस के चक्कर काटते काटते। ओके, तो यही छोटी छोटी बातें हैं, जब अगर हम सही करेंगे तो एफडीआई जो फ्लो है कंट्री में बढ़ जाएगा। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर बात बोली गई है, अभी यहाँ पर जो स्टेटस है ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट आए। ओके, सो इसको जो है इंडिया को हमने ग्लोबल इन्वेस्टर का एक डेस्टिनेशन बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लोग करें और मुनाफा कमाएं, और अच्छी इमेज जो है इंडिया की पूरे वर्ल्ड के सामने बने, या यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके साथ जो है कोई भी किसी तरह की जो है जाति नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाटा शो किया गया है पिछले 6 सालों का, 2014-15 से 2019-20 में, कि कितना टोटल एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है, तो 55% बढ़ा है। ओके, तो और अगर डॉलर्स के फॉर्म में बात करें सो ये 231 बिलियन डॉलर के आसपास बढ़ा है 2008 से लेकर 2014 तक, और 2014 से लेकर 2020 तक इसका राइज हुआ है 358 बिलियन डॉलर तक का। तो काफ़ी होता है लेकिन अभी भी बहुत कम है। ओके, आगे एफडीआई इक्विटी की इनफ्लो की बात करें, वो भी 57% बढ़ा यूएस डॉलर के हिसाब से 160 बिलियन डॉलर बनते हैं। ओके, 2008 से 2014 तक, फिर बाद में 2014 से 20 तक ये 252 यूएस डॉलर के हिसाब से बढ़ा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें, अप्रैल से लेके अगस्त, ओके, 2020 तक बात करें, तो इन्हीं जो 4-5 महीने इसके अंदर भी जो एफडीआई का इनफ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ 35 बिलियन डॉलर ही रिसीव हो चुका है, जो कि काफ़ी कम है। ओके, सो इट इज़, साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट के कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, इट इज़ द हाईएस्ट एवर फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। ओके, ओवरऑल पूरी ईयर की बात करें ना तो तब कैलकुलेशन होती है तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ओके, क्योंकि जब नया बजट आता है ना तो नए बजट में नई एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो फिर उस हिसाब से स्टार्टिंग में जो है लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब साल खत्म होना शुरू होता है तब तक इसमें भी जो है डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पर बात बोली गई है कि हाईएस्ट है पहले 5 महीनों के, मतलब इतना 35 बिलियन डॉलर के आसपास इतना इनफ्लो आ गया है। हालांकि सिचुएशंस इतनी वर्स थी उसके बावजूद भी इतना इनफ्लो आ गया है। ओके, सो 30% हाइयर है अगर कंपेयर करें फर्स्ट 5 मंथ ऑफ 2019 एंड 20। सो पिछले साल जो था 31 बिलियन यूएस डॉलर था। तो एफडीआई इक्विटी जो है वो भी जो है फिजिकल ईयर 2020-21 की 27 बिलियन डॉलर के आसपास है। ओके, ये भी हाईएस्ट है पहले 5 महीनों में इस फाइनेंशियल ईयर की, क्योंकि 16% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले अगर पहले 5 महीनों की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, एफडीआई फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आना चाहिए, तभी जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ओके, तभी जो गरीबी है वो कम होगी अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है आने वाले समय में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको गवर्नमेंट को फोकस करके चलना ही होगा। सो ये जो न्यूज़ है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से है। यहाँ पर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने डीआरडीओ प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 इसको रिलीज़ किया है। ओके, इस मैनुअल में अलग अलग क्राइटेरियाज रखे गए हैं कैसे हम जो है इंडियन इंडस्ट्री के साथ जो है कॉपरेशन करके आगे बढ़ें, पार्टिसिपेशन करके आगे बढ़ें, कैसे इंडियन इंडस्ट्री की जो पार्टिसिपेशन है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में इसको जो है ज़्यादा आगे इनकरेज करें। तो जो इंडियन इंडस्ट्री है यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं, इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओके, तो सीधा यहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चलाया गया है इसको अचीव करने के लिए यहाँ पर ये पीएम मैनुअल जो है प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो है 2020 इसको जारी किया गया है। तो यहाँ पर एक तरह का न्यू वर्जन है डीआरडीओ का। ओके, पीएम 2020। सो अब जो नया पीएम 2020 आया है इसमें जो है जो लिक्विडेटेड डैमेज होता है, ओके, उसको जो है यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई है। जो भी डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ जो कि डिफेंस में रिसर्च का काम करती हैं, डेवलपमेंट का काम करती हैं, वहाँ पर अगर किसी कंपनी को लिक्विडिटी डैमेज होता है उसको कम करने की कोशिश की गई है, ताकि जो कि इंडस्ट्री है अच्छे से सर्वाइव कर सके।
और इन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इनकरेज किया जा सके कि वो भी आए यहाँ पर काम करें आके सरकार के साथ मिलकर। सो यहाँ पर जो डिलीवरी पीरियड है, जो उसका एक्सटेंशन प्रोसेस है, उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके। ओके, साथ ही साथ जो और भी इंटरनल प्रोसीजर हैं, ओके, उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है कि फास्टर एंगेजमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के साथ, अच्छी क्वालिटी इंडस्ट्रीज़ के साथ। ओके, तो यहाँ पर जो प्रीवियस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल था डीआरडीओ का, वो उसको लास्ट पिछली बार मॉडिफाई किया गया था 2016 में। अभी 2020 में इसको मॉडिफाई करके दोबारा से रिलीज़ किया गया है। इंडस्ट्रीज़ जो पार्टिसिपेट करेंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनको जो है यहाँ पर कोशिश की गई है कि एनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आके लोग सरकार के साथ मिलकर काम करें और डिफेंस के लिए जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी रिसर्च होती है, ओके, उसको जाके आगे जाके प्रमोशन मिले। हम इंडिया का बना हुआ रिसर्च का बना हुआ प्रोडक्ट अपनी आर्मी को प्रोवाइड करें। सो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर ये है। सो पीआईबी के पार्ट 1 में अभी इतना ही। पार्ट 2 पीआईबी का मैं जल्द लेकर हाजिर होता हूँ। आज न्यूज़ ज़्यादा है, जिनको मैं आज 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर सुनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी कोशिश करें कि लेक्चर को अच्छे से सुने। जहाँ पर कोई क्वेश्चन होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके आंसर भी ज़रूर दें। सो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।